एक गांव में नाहर नाम का एक आदमी रहता था जो दिखने में बहुत ही बदसूरत था। इसलिए उसका चेहरा हमेशा रोता हुआ ही नजर आता। उसके सिर पे बाल भी बहुत कम थे और जो थे वो भी अजीब और रंगीले थे। गांव के सभी लोग उससे दूर भागते थे। गांव के छोटे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। इस बात का नाहर को बहुत बुरा लगता था। एक रात नाहर अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर खुद के चेहरे को घूर रहा था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था और अचानक अपने आप से आईने में बात करने लगा। कितने बदसूरत हो तुम। तुम्हारा चेहरा कितना उदास और दुखी है। इसलिए गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें इस चेहरे को बदलना होगा। इस गंदे चेहरे पर तुम्हें दूसरा चेहरा पहनना होगा। एक हंसता हुआ और खुश चेहरा जो सबको पसंद आए। नाहर ने सामने रखे लाल रंग को उठाया और उससे अपने मुंह पर रंग लगाने लगा। उसने उस लाल रंग से अपने मुंह के दोनों तरफ एक बड़ी सी स्माइल बनाई। अपने आंसू छिपाने के लिए उसने अपने पूरे चेहरे पर सफेद रंग लगाया और आंखों के इर्द गिर्द काला रंग लगा दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा एक क्लाउन की तरह लगने लगा। नाहर खुद का चेहरा आईने में देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उसका असली उदास और बदसूरत चेहरा उस क्लाउन के मेकअप के नीचे छिप गया था। मेरा उदास चेहरा तो खुश हो गया। आज के बाद कोई भी आदमी मुझे देखकर दूर नहीं भागेगा। छोटे बच्चे मुझ पर नहीं हंसेंगे, पर गांव में मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो अपने चेहरे को पसंद नहीं करते। मुझे उनकी भी मदद करनी चाहिए। उनको भी नया चेहरा देना चाहिए। नाहर ने लाल रंग उठाया और अपनी जेब में रखकर बाहर जाने के लिए निकला। वो जब गांव में आया तो उसे अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नाहर ने पूरे गांव में किसी उदास और दुखी आदमी को ढूंढा, पर उसे कोई नहीं मिला। आखिर में वो खुद उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद अचानक नाहर को पेड़ के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा तो एक जवान लड़का अकेला बैठा रो रहा था। नाहर उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस रोता रहा। नाहर उसके बगल में बैठ गया और फिर से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और इतना क्यों रो रहे हो? उस लड़के ने रोते रोते जवाब दिया, मेरा नाम हरीश है। मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अरे उदास मत हो। जब तुम रोते हो तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ। रुको, मैं ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूँ। उसने नाहर के हाथ को झटका और उसकी वजह से वो लाल रंग नीचे गिर गया। आप ये क्या कर रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। हरीश की ये बात सुनकर नाहर को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में अब खून उतर आया। नाहर गुस्से से हरीश की तरफ देखने लगा। गुस्से में उसका क्लाउन वाला चेहरा और भी खूंखार लग रहा था। नाहर का वो रूप देखकर हरीश डर गया। हरीश वहां से भागने के लिए उठा, पर नाहर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लिया। हरीश अब और भी डर गया। तुमने मेरे लाल रंग को खराब कर दिया, पर कोई बात नहीं।
मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला कर रहूंगा। नाहर ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरीश के सामने उसे हिलाने लगा। हरीश उस चाकू को देखकर बहुत डर गया और नाहर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गांव वाले मेरी तरह तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे। आओ, मेरे पास आओ। नाहर ने उस चाकू को हरीश के मुंह में डाल दिया और उसके गाल को काटने लगा। जैसे ही नाहर ने गाल को अंदर से काटना शुरू कर दिया, हरीश के मुंह से खून बहने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगा। नाहर ने दूसरे गाल को भी काटना शुरू कर दिया। हरीश दर्द के मारे तड़प रहा था। दोनों गाल काटने के बाद नाहर ने चाकू को बाहर निकाला और उस पर लगा वो खून अपने कपड़ों से साफ करने लगा। हरीश का चेहरा बेहद बदसूरत और डरावना लग रहा था। उसके मुंह पर एक स्माइल जैसी खून से रेखा बन गई थी। वो रो रहा था। हरीश की उस खून भरी मुस्कुराहट को देखकर नाहर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ उसका क्लाउन फेस और भी भयानक लग रहा था। पर हंसते हंसते अचानक नाहर की नजर हरीश की आंखों पर पड़ी। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा देखो, कितना खुश लग रहा है। अब ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। तुम इसे कभी भी मिटा नहीं पाओगे। हरीश ने कुछ कहने की कोशिश की, पर मुंह के कटने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वैसे ही मुंह को पकड़कर रोता रहा। हरीश को अब भी रोता देख नाहर को गुस्सा आ रहा था। तुम रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। हरीश रोए ही जा रहा था। सहन ना होकर नाहर तेजी से आगे बढ़ा और वो चाकू लेकर हरीश के दोनों आंखों में घुसा दिया। हरीश की एक जोरदार चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। नाहर खूनी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलेंगे और तुम हमेशा के लिए खुश रहोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। नाहर ने अपने क्लाउन फेस से एक बार हरीश की तरफ देखा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर वो वहां से चला गया। मुझे दूसरों को भी हंसाना है। अब मैं जाता हूं। उस रात से बहुत से लोग उस क्लाउन फेस नाहर के हाथों मरने लगे। जिस किसी को भी वो दुख में देखता, उसका अंजाम हरीश की तरह ही होता। इसलिए गांव के लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक तनाव और डर का माहौल फैल चुका था। एक रात नाहर चाकू लेकर जब गांव में घूम रहा था, तब मदन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी साइकिल फिसल गई और वो नीचे गिर गया। मदन को दर्द में देखकर नाहर उसके पास गया। नाहर और उसके क्लाउन के मेकअप को देखकर मदन डर गया। नाहर ने चाकू निकाला और जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत तकलीफ में लग रहे हो। आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ कम कर देता हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे। नाहर धीरे धीरे मदन के नजदीक बढ़ रहा था। मदन भी डर के मारे पीछे जा रहा था। पीछे जाते जाते अचानक मदन के हाथों को एक लोहे का सलिया लगा। उसने चुपके से वो उठा लिया
और नाहर के नजदीक आते ही उसने नाहर के पेट में उस सलिए को घुसा दिया। नाहर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, पर थोड़ी ही देर में अचानक वो शांत हो गया। मदन ये देखकर डर गया, क्योंकि नाहर के पेट से बिल्कुल भी खून नहीं बह रहा था और वो जिंदा था। मदन ने वो सलिया निकालकर उसकी छाती में घुसाया, पर फिर भी नाहर का एक बूंद भी खून नहीं निकला। नाहर भी ये देखकर जोर जोर से भयानक हंसी हंस रहा था। मदन ने छाती से उस सलिए को बाहर निकाला और खुद उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी उसने आखिरी वार करने के लिए सलिए को नाहर के मुंह में घुसा दिया। सलिया नाहर के गालों के दोनों तरफ से बाहर निकला और उसकी हंसी अचानक से रुक गई। नाहर नीचे गिर गया और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में नाहर की और उसके अंदर के क्लाउन की मौत हो गई और पूरा गांव रात के समय भय मुक्त होकर घूमने लगा। नाहर के मरने के बाद गांव में कोई भी इंसान किसी बदसूरत इंसान को चिढ़ाने और उस पर हंसने से पहले 10 बार सोचने लगे। हमें भी किसी के व्यंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खबरदार, खबरदार, जो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगी। हटो यहाँ से, मैं चाकू मार दूंगी। अरे रुको रुको, रश्मि, मैं हूँ रतन, तुम्हारा पति। रतन, तुम? ये कैसा मजाक है रतन? अगर मैं तुम्हें चाकू मार देती तो क्या? अगर बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो तो मैं क्या, कोई भी पति खुशी खुशी मर जाएगा। रतन, खबरदार, जो तुमने फिर कभी मेरे सामने मरने की बात की तो। ओके बाबा, नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। अच्छा सुनो, हनीमून के लिए मुझे छुट्टियां मिल गई है, हमें अभी निकलना है। सच्ची? मुच्ची। रतन, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। क्या हुआ? देखता हूँ। This is to inform you, my dear पतिदेव, हम पानी लाना भूल गए हैं। Not to worry, यहीं जंगल में कुछ दूर अंदर एक छोटी नदी है, मैं वहां से पानी ले आता हूँ। आगे चलकर कूलन डलवा लेंगे, तुम यहीं रुको। ये लड़की तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके हाथ का चूड़ा बता रहा है कि इसकी नई नई शादी हुई है। अगर ये इतनी खूबसूरत है तो इसका पति कितना हैंडसम होगा। क्यों ना इसके शरीर पर कब्जा कर इसके पति को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। अरे ये क्या? ये क्या हो रहा है? रश्मि,
रश्मि! क्यों रतन साहब, मजाक क्या आप ही को करना आता है? रश्मि, ये कोई मजाक है? मेरी तो धड़कन ही रुकने वाली थी। सर, आपके रूम 202 की चाबी। थैंक यू। रश्मि, तुम भी नहा लो, सफर की थकान मिट जाएगी। तुम्हारे वापस आने तक अगर मैं सो जाऊं तो पहले से ही सॉरी। जोरों की भूख लगी है। भूख मिटाने के लिए मुझे कोई शिकार चाहिए। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे! चुड़ैल से बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ। एक तो दरवाजा बंद, ऊपर से सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं। कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, और मैं लगी हूँ तुझे बचाने। वाह, मजा आ गया। बड़ा ही गुदगुदेदार खाना था। अरे क्या हुआ पतिदेव, उठ क्यों गए? रश्मि, तुम कहाँ चली गई थी? रात के 2 बज रहे हैं। मैं यहाँ ना पाकर इतने परेशान हो गए थे। इतना प्यार करते हो मुझसे? ये मजाक का वक्त नहीं है रश्मि। कहाँ गई थी तुम? और ये तुम्हारे मुंह पर लाल लाल क्या लगा है? दरअसल नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने बाहर चली गई थी, और बाहर ही एक मच्छर मेरे मुंह के पास बैठकर मेरा खून पी रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। तो खून लगा होगा बस। अब सवाल जवाब ही करते रहोगे या सोओगे भी? चलो। सूरज सर पर आने को है, लेकिन भोला का अभी तक कुछ पता नहीं। कहाँ है भोला? सर, किचन में रात के वक्त बहुत चूहे आते हैं, तो वो उन्हें मारने के लिए किचन में ही सो गया था। किचन में सोया था तो क्या किचन खा गया उसे, या सारे चूहे मिलकर उसे अपने बिल में ले गए? बोलो। आने दो उसे, नौकरी से निकलवा दूंगा आज मैं उसे। कहाँ चला गया यार तू भोला? अरे वाह, मिल गया शिकार। अरे जाना ही था तो कम से कम अपने इस जिगरी दोस्त पवन को भी साथ ले जाता। तुम्हारी इच्छा पूरी करने आ गई पवन।
मजा आ गया। इस होटल के नौकर चाकर माल अच्छा ठूसते हैं। पहले भोला गया पवन, आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं? पता तो करना होगा। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है रश्मि। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं रतन, बस आज हम बहुत ज्यादा घूमे ना, इसलिए थक गई हूँ। मेरे ख्याल से हमें सोना चाहिए। जो बीवी का हुक्म। आज कुछ भी हो जाए, मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे होटल के लोग कहां गायब हो रहे हैं। अरे सर, आपको जो पता लगाना है लगा लीजिए, मगर मुझे जाने दीजिए। बहुत जोर की नींद आ रही है। चुपचाप बैठा रह मेरे साथ, वरना कल हम दोनों में से कोई एक गायब हो जाएगा। सर, ये क्या? हमारे होटल में चुड़ैल? इसका मतलब पवन और भोला को इसी ने गायब किया है। कहीं इसने उन दोनों को मार तो नहीं दिया? ओ मेरी माँ! अरे वाह, आज एक नहीं 2 शिकार मेरा भोजन बनेंगे। आज तो 56 भोग की थाली सज गई मेरे सामने। भागो भागो, होटल में चुड़ैल है, भागो! अरे भागते भागते कहाँ हो? पहले भूख तो मिटाने दो मेरा ऑर्डर तो लिख लो। ये शोर कैसा? अरे छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। कोई बचाओ हमें, इस चुड़ैल से बचाओ। ए चुड़ैल, छोड़ दे इनको, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़, मैंने कहा छोड़ दे मुझे। तू मुझे मारेगा? अब सबसे पहले मैं तुझे खाऊंगी। जय बजरंगबली। आज तो जा रही हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगी और सबको मार दूंगी। ओह गॉड, इस चुड़ैल ने रश्मि पर कब्जा कर रखा है। रश्मि, तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल से मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे पतिदेव। थैंक यू। एक दिन गांव में मेला लगा था। उसमें बहुत सारी चीजों की दुकानें लगी हुई थी। मेले में बहुत भीड़ थी और उसी में सारिका और उसकी बेटी प्रिया भी घूम रहे थे। घूमते घूमते वो दोनों थक गए और गन्ने का शरबत पीने के लिए रुक गए। शरबत की दुकान के बाजू में ही खिलौनों की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें तरह तरह के छोटे बड़े खिलौने थे। प्रिया का ध्यान उस दुकान में रखी हुई एक गुड़िया पर गया। वो गुड़िया बाकी सारी गुड़ियों से अलग और बड़ी दिख रही थी। प्रिया का ध्यान उस गुड़िया पर ही था। वो उसे देख रही थी और अचानक गुड़िया प्रिया को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रिया भी उस गुड़िया को देखकर मुस्कुराने लगी। गुड़िया ने सिर हिला के प्रिया को अपने पास बुलाया और प्रिया ने भी उसकी बात मानकर
शरबत का ग्लास नीचे रखा और उसके पास चली गई। प्रिया ने गुड़िया को हाथ में उठाया और उसे सहलाने लगी। प्रिया को अपने पास ना पाकर सारिका डर गई। प्रिया, 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 कहाँ हो तुम? प्रिया! सारिका की आवाज सुनकर प्रिया ने खिलौनों की दुकान से आवाज लगाई। माँ, मैं यहाँ हूँ। सारिका दौड़ती हुई उस दुकान में गई। कितनी घबरा गई थी मैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? माँ, ये गुड़िया देखो ना, कितनी खूबसूरत है। ये मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे बुला भी रही थी। मुझे ये चाहिए। सारिका ने गुड़िया की तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। फिर उसने मुस्कुराकर प्रिया की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ले लेते हैं। प्रिया ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने उस गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई साहब, इस गुड़िया के कितने हुए? जी 50 रुपए। सारिका ने उसे पैसे दिए और दोनों उस दुकान से निकल पड़े। गुड़िया फिर से हंसने लगी, पर इस बार उसकी हंसी कुछ डरावनी लग रही थी। सारिका और प्रिया अपने घर पहुंचे। घर आते ही प्रिया ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर उसके साथ खेलना। चलो, रख दो उस गुड़िया को और जाकर पढ़ाई करो। प्रिया ने नाखुश होकर गुड़िया को एक जगह पर रखा और किताबें लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। प्रिया के जाने के बाद गुड़िया ने अपनी मुंडी सारिका की तरफ घुमाई और गुस्से से उसे देखने लगी। गुड़िया की आंखें लाल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। प्रिया को आता देख गुड़िया फिर शांत हो गई। रात को मैं इस गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। ठीक है, अब पढ़ाई करो। रात हो गई थी और प्रिया के पापा रंजीत भी अपने काम से वापस आ गए। पापा के आते ही प्रिया ने पढ़ाई बंद की और उन्हें गुड़िया दिखाने लगी। पापा, ये देखो, हमने नई गुड़िया खरीदी। रंजीत वो गुड़िया देखकर गुस्सा हो गया और सारिका को आवाज देने लगा। सारिका, सारिका, बाहर आओ। सारिका दौड़ती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे फिजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है तुम्हें? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? रंजीत ने गुस्से में वो गुड़िया जोर से फेंक दी और इस वजह से उस गुड़िया की मुंडी टूट गई। दोनों को जकड़ता देख प्रिया रोने लगी और दौड़कर गुड़िया के पास चली गई। टूटी हुई गुड़िया को लेकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। थोड़ी देर बाद सारिका प्रिया को खाना खाने के लिए बुलाने आई। प्रिया बेटा, चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। प्रिया ने खाने से साफ इनकार कर दिया। गुड़िया टूटने की वजह से वो बहुत रो रही थी और रोते रोते बिना कुछ खाए गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। सारिका और रंजीत अपने कमरे में सो रहे थे। प्रिया भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया की पकड़ से बाहर आई और अपने आप चलने लगी। उसकी टूटी हुई मुंडी उसने अपने हाथ में पकड़ी थी। चलते चलते वो प्रिया के कमरे से बाहर आई और सारिका और रंजीत के कमरे में जाने लगी। गुड़िया उन दोनों के कमरे में आ गई। उसने अपना एक हाथ खड़ा किया और उन दोनों को हवा में उठा लिया
जैसे ही वो छत तक पहुंचे, गुड़िया ने उन दोनों को छोड़ दिया और वो जोर से जमीन पर आ गिरे। दोनों नींद से जाग गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। उतने में सारिका का ध्यान गुड़िया की तरफ गया और उसे देखकर वो डर गई। वो गुड़िया अपनी मुंडी अपने एक हाथ में लिए खड़ी थी। ये कहां से आ गई और अपने आप खड़ी है? रंजीत गुस्से में गुड़िया उठाने के लिए गया, पर वो गुड़िया इतनी भारी हो गई थी कि रंजीत पूरा जोर लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो गुड़िया उससे हिल भी नहीं रही थी। आखिरकार गुड़िया को गुस्सा आया और उसने रंजीत को जोर से बिजली का झटका दिया। झटके से रंजीत दूर जाकर गिरा। तुमने मेरी प्रिया को रुलाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड़िया ने रंजीत की छाती पर छलांग लगाई। गुड़िया का वजन रंजीत को सहन नहीं हो रहा था। वो रंजीत की छाती पर अपने पैर पटकने लगी। जैसे जैसे गुड़िया की मार बढ़ती गई, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकलने लगा और थोड़ी ही देर में रंजीत की मौत हो गई। सारिका मौत का ये सारा नजारा कोने में रोते हुए देख रही थी। गुड़िया रंजीत को मारने के बाद सारिका की तरफ बढ़ने लगी। गुड़िया को आता देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। मुझे कुछ मत करो। प्रिया का मेरे सिवा कोई नहीं है, हमें छोड़ दो। प्रिया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब से मैं प्रिया का ख्याल रखूंगी। गुड़िया अपने हाथों से बिजली निकालकर सारिका पर बरसाने लगी। उस बिजली के झटके को सारिका सह नहीं पाई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दोनों को मारने के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाकर सो गई।